रमन गरीब कुम्हार था। मिट्टी के घड़े बनाकर गांव-गांव जाकर बेचा करता था। उससे उसकी जो भी कमाई होती उससे अपने परिवार का पेट पालता था। उसकी बेटी रमा भी शादी के लायक हो गई थी। उसे अपनी बेटी की शादी की चिंता हर वक्त सताती रहती थी। क्या हुआ जी, आप बड़ी सोच में लग रहे हैं? क्या बताऊं बबीता, रमा की उम्र शादी की हो चली है। हर दिन गांव वाले पूछते रहते हैं कि बिटिया की शादी कब करवाओगे। रमा की उम्र की सारी लड़कियों की शादी हो गई है हमारे गाँव में। हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम अच्छे घर में रमा की शादी करवा सकें। आप चिंता मत करो, ऊपर वाले ने चाहा तो जल्द ही हमारी बेटी रमा के भी हाथ पीले हो जाएंगे। रमन रोज की तरह अपनी कुदाल और टोकरी लेकर जंगल की ओर मिट्टी लाने चल पड़ा। आज रमन का मन बड़ा उदास था। उसे अपनी बेटी की शादी की चिंता खाई जा रही थी। रमन मिट्टी काटकर जब गांव की ओर चल पड़ा तब तक अंधेरा हो चुका था। थोड़ी दूर चलने के बाद रमन के पैर में कांटा चुभ जाता है। हे भगवान, ऐसे ही घर जाने में आज इतनी देर हो गई है, ऊपर से ये कांटा। रमन पास के एक पत्थर पर अपनी मिट्टी वाली टोकरी और कुदाल रखकर बैठ जाता है और अपने पैर से कांटा निकालता है। दिन भर काम कर रमन बहुत ही थका होता है तो उसे वहीं पर झपकी लग जाती है। कुछ देर बाद रमन को किसी के हंसने की आवाज सुनाई देती है तो वह डर के मारे वहाँ से उठ खड़ा होता है। वह देखता है कि वह जिस पत्थर पर बैठा था वो किसी की कब्र है। कौन है वहाँ? कौन है? हे भगवान, मैं इस कब्र पर सो गया था। बचपन में मैंने सुना था कि कब्र पर प्रेत का साया होता है और मैं इसी पर सो गया। तभी वहाँ तेज हवाएं चलने लगती हैं। वो कब्र जोर जोर से हिलने लगती है और किसी के जोर जोर से हंसने और रोने की आवाज आने लगती है। रमन मिट्टी की टोकरी और कुदाल उठाकर वहाँ से भागने लगता है और सीधा जाकर अपने घर पर ही रुकता है। क्या हुआ जी, आज आपको आने में इतनी देरी हो गई और आप इतना हाफ क्यों रहे हैं? क्या बताऊं बबीता, अभी कब्र वाला प्रेत मेरे पीछे पड़ गया था। किसी तरह जान बचाकर मैं यहाँ तक आया हूँ। कब्र वाला भूत? ये क्या बोल रहे हैं आप? रमन सारी बात बबीता को बताता है। तभी बबीता की नजर कुदाल और मिट्टी पर जाती है जो कि सोने की तरह चमक रही थी। मुझे लगता है वो कोई आम कब्र नहीं बल्कि जादुई कब्र होगी। जादुई कब्र? ये क्या होता है? अगर हम इस मिट्टी से घड़ा बनाकर बेचे तो हमें कितना मुनाफा होगा और हम देखते ही देखते अमीर बन जाएंगे। रमन और बबीता अगले दिन उस मिट्टी का घड़ा बनाकर जमींदार के यहाँ ले जाते हैं। जमींदार इतने सुंदर सोने का मटका देखकर हैरान था। ये बहुत ही सुंदर घड़ा है। जो भी पैसे बनते हैं आप मुझे दे दो, मुझे मेरी बेटी की शादी करनी है। रमन जमींदार को सारी बातें बता देता है। जमींदार के मन में लालच आ जाता है और वो धोखे से रमन से वो घड़ा लेने की सोच लेता है। मुझे तो ये घड़ा मिट्टी का ही दिख रहा है। हर सुनहरे रंग की चीज सोना नहीं होती। मैं तुम्हें इसके 100 रुपए दूंगा। लेकिन मालिक, ये घड़ा सोने का है और इसकी कीमत हजारों की होगी। तुझे ज्यादा पता है तो तू जाके इस घड़े को कहीं और बेच। मैं तो ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए ही दूंगा। रमन उदास हो जाता है और वह घड़ा 100 रुपए में जमींदार को बेचकर वापस घर आ जाता है। जमींदार उस घड़े को सस्ते भाव में खरीदकर बहुत खुश था। वो बेवकूफ कुम्हार सोने का घड़ा पीतल के भाव दे गया। उसके कहे अनुसार कब्र पर मिट्टी रखने से सोना बन जाता है। हमें भी वहाँ जाकर देखना चाहिए। जमींदार और उसकी पत्नी लता रात के अंधेरे में छुपते छुपाते रमन के बताए गए कब्र पर पहुँच जाते हैं और एक टोकरी में मिट्टी भरकर उस कब्र पर रख देते हैं। दोनों उस कब्र के ऊपर सो जाते हैं। थोड़ी देर बाद वह कब्र जोर जोर से हिलने लगती है और उससे रोने की आवाज आने लगती है। जमींदार और उसकी पत्नी लता डर जाते हैं। तभी उस कब्र से आवाज आती है। आज अमावस की रात है। आज तुम दोनों मेरा खाना बनाओगे। कौन है यहाँ? हमें छोड़ दो। हाँ, हमें जाने दो। कौन है यहाँ? हाँ, हम तो सोना गलती से सो गए थे इस कब्र पर। मुझे पता है तुम दोनों सोने के लालच में यहाँ आए हो। अगर अपनी भलाई चाहते हो तो तुमने जो रमन कुम्हार से सोने का घड़ा लिया है उसे उसकी सही कीमत दे दो और उसकी बेटी की शादी अपने बेटे से कराकर उसे अपने घर की बहू बना लो। वो 2 कौड़े की कुम्हार की बेटी और मेरे घर की बहू। तभी कब्र जोर जोर से हिलने लगती है और उससे रोने की आवाज आती है। जमींदार और उसकी पत्नी लता डर जाते हैं। ठीक है, जैसा तुम कहते हो वैसा ही होगा। हमें यहाँ से जाने दो। सब कुछ शांत हो जाता है और जमींदार और उसकी पत्नी लता भागकर रमन के घर जाते हैं और उसे सारी बात बताते हैं। हमें माफ कर दो। तुम्हारे सोने के घड़े को मैंने धोखे से पीतल के भाव में खरीद लिया और सोने की लालच में तुम्हारे बताए अनुसार उस कब्र पर जाकर सो गया। वो कब्र हमारी जान ले लेगी। तुम ही हो जो हमें बचा सकते हो। वो कैसे? ये लो तुम्हारे सोने के घड़े के पैसे और तुम अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से करा दो। जमींदार अपने किए के लिए बहुत शर्मिंदा होता है और रमन से माफी मांगता है। रमन उसे माफ कर देता है और अपनी बेटी की शादी जमींदार के बेटे से करा देता है।
कुम्हार के सिर से बेटी की शादी की चिंता खत्म हो जाती है और वह जादुई कब्र का धन्यवाद करता है। मनोरमा की माँ की मृत्यु के बाद मनोरमा और उसके बीमार पति घर में अकेले रह गए। मनोरमा के चाचा चमन अपने परिवार के साथ तुरंत मनोरमा के घर आ धमके। भैया, आप बीमार रहते हैं और लड़की को घर से बाहर काम करने के लिए भेजना ठीक नहीं है, इसलिए मैं अपनी पत्नी और दोनों बेटियों के साथ यहाँ चला आया ताकि आपको पैसों की परेशानी ना हो और हम लोग आपकी देखभाल कर सके। चमन और उसकी पत्नी ने मनोरमा के पिता को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा लिया। उन लोगों की नजर मनोरमा के घर को हड़पने पर थी। धीरे धीरे उनकी पत्नी और दोनों बेटियों ने मनोरमा को घर का नौकर बना दिया। मनोरमा के पिता की दवा का खर्च और उन्हें खाना देने के बदले मनोरमा की चाची उससे रगड़ कर घर का काम कराती। चाची की दोनों बेटियां कॉलेज में पढ़ने जाती थीं। मनोरमा भी अपने चाचा से कहती कि उसका कॉलेज में एडमिशन करा दिया जाए, लेकिन चमन किसी न किसी बहाने टाल देता। पढ़ाई में पैसा लगता है, हम तुम्हारे पापा की दवाई का खर्चा उठाएं या तुम्हें कॉलेज भेजें, तुम खुद ही फैसला करो। धीरे धीरे मनोरमा ने कॉलेज जाने का सपना छोड़ दिया। खाली समय मिलने पर मनोरमा अपनी माँ की कब्र पर फूल चढ़ाने चली जाती और वहाँ बैठकर रोती। माँ, आप मुझे अकेले छोड़कर क्यों चली गई? माँ, मैं आपके बिना बहुत अकेला महसूस करती हूँ। चाची और उनकी लड़कियों का व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं है। मनोरमा अपनी माँ की कब्र के पास नाचा भी करती थी क्योंकि उसकी माँ ने उसे नृत्य सिखाया था। गांव का सबसे अमीर आदमी था सेठ रामजीमल। रामजीमल के बेटे को नृत्य से लगाव था। एक दिन गांव में एक आदमी ढोल बजाकर घोषणा करने आया। सुनो सुनो सुनो, श्री रामजीमल के सुपुत्र अभिषेक विवाह करना चाहते हैं। आज से ठीक 3 महीने बाद उनके घर 3 दिन का नृत्य का कार्यक्रम चलेगा। जो भी लड़की अभिषेक के साथ अच्छा नृत्य करेगी, अभिषेक उसी से विवाह करेंगे। मनोरमा की चाची खबर सुनकर बहुत खुश हुई। सुनिए जी, हमारी दोनों बेटियां बहुत सुंदर हैं। अगर ये डांस सीख लें तो इनमें से किसी एक की जरूर रामजीमल के बेटे से शादी हो जाएगी। फिर रामजीमल की सारी धन दौलत हमारी बेटी की मुट्ठी में होगी। मनोरमा की चाची ने अपनी दोनों बेटियों को एक महंगे डांस स्कूल में डांस सीखने भेज दिया। उधर मनोरमा भी मन ही मन अभिषेक के साथ नाचने का सपना देख रही थी। जब भी वो घर में नाचना शुरू करती, उसकी चाची उसे कोई न कोई काम बता देती। चाची जानती थी कि मनोरमा की माँ ने उसे नाचना सिखाया है, इसलिए डांस प्रोग्राम से एक दिन पहले चाची ने मनोरमा से कहा, मनोरमा, अगर तुम सेठ रामजीमल के घर नाचने गई तो मैं तुम्हारे पिताजी की दवाई बंद कर दूंगी। 3 दिन के डांस प्रोग्राम की पहली शाम चाची अपनी बेटियों को लेकर प्रोग्राम में चली गई। मनोरमा भी चुपके उनके पीछे गई। रामजीमल की कोठी पर बैठे चौकीदार ने मनोरमा को उसके साधारण कपड़े देखकर रोक दिया। गरीबों की एंट्री नहीं है, ऐसे अरे गहरे सब चले आ रहे हैं, जाओ यहाँ से। मनोरमा अपनी माँ की कब्र पर जाकर रोने लगी। माँ की कब्र पर अचानक एक सुंदर लाल रंग की ड्रेस और एक जोड़ी सैंडल आ गए। मनोरमा उन्हें पहनकर तुरंत प्रोग्राम में पहुंची। मनोरमा का चेहरा नहीं दिख रहा था, उसने चेहरा ढक रखा था। अभिषेक ने मनोरमा के साथ डांस किया, लेकिन रात के 9 बजते ही मनोरमा अभिषेक से बोली, मुझे जाना होगा। मैंने अभी तक जितनी भी लड़कियों के साथ डांस किया है, उनमें तुम्हारा डांस सबसे बेहतर लगा। क्या तुम कुछ देर और नहीं रुक सकती? नहीं, मनोरमा को अपनी चाची के घर पहुंचने से पहले ही घर पहुंचना था। वह कोठी की दीवार से कूदकर घर की ओर भाग गई। मनोरमा गेट से नहीं गई क्योंकि गेट से चाची अपनी बेटियों को लेकर जा रही थी। मनोरमा ने रास्ते में ही अपनी हाई हील की सैंडल उतार दी ताकि वह तेजी से दौड़ सके। अभिषेक मनोरमा के पीछे पीछे गया था। उसे मनोरमा के सैंडल मिल गए। अगली रात अभिषेक सैंडल लिए मनोरमा का इंतजार करता रहा, लेकिन मनोरमा उस रात नहीं पहुंची क्योंकि उस रात मनोरमा के पापा की तबीयत कुछ ज्यादा खराब थी। अभिषेक गांव की सारी लड़कियों में मनोरमा को ढूंढ रहा था। पिछली रात मनोरमा ने अपना चेहरा ढक रखा था, इसलिए अभिषेक को मनोरमा का चेहरा नहीं पता था। अभिषेक जिद पकड़कर बैठ गया कि वह उसी लड़की से विवाह करेगा जिसकी ये सैंडल है। मनोरमा जब अगले दिन भी प्रोग्राम में नहीं आई तो अभिषेक सैंडल लेकर हर घर में उस लड़की को ढूंढने लगा जिसके पैर में सैंडल बिल्कुल फिट आ जाए। लड़की को ढूंढते ढूंढते अभिषेक मनोरमा के घर पहुंचा। मनोरमा की चाची ने अपनी दोनों लड़कियों को आगे कर दिया। पहली लड़की बोली, ये सैंडल मेरे हैं। तो ठीक है, इन्हें पहनकर डांस करके दिखाओ। लड़की के पैरों के हिसाब से सैंडल काफी छोटा था। उसने जबरदस्ती सैंडल पहन लिए और नाचने की कोशिश की। पड़ोस में एक गड्ढा था जिसमें कीचड़ और पानी था। पहली लड़की उसी गड्ढे में जा गिरी। ये सैंडल तुम्हारे नहीं हैं। तब चाची की दूसरी लड़की बोली, ये सैंडल मेरे हैं। ठीक है, तो इन्हें पहनकर नाच कर दिखाओ। दूसरी लड़की का पैर और भी बड़ा था। उसने जैसे ही सैंडल पहने, सैंडल की बत्तियां उखड़ गईं। ये सैंडल तुम्हारे भी नहीं है। क्या इस घर में कोई और लड़की रहती है? नहीं, यहाँ और कोई लड़की नहीं रहती। अभिषेक मनोरमा के घर से जाने ही वाला था
कि उसने अंदर से मनोरमा के पिता के खांसने की आवाज सुन ली। वह घर के अंदर गया। उसने देखा कि मनोरमा अपने पिता को दवाई पिला रही है। अभिषेक ने मोची को बुलाकर सैंडल बनवाए और मनोरमा से कहा, जरा ये सैंडल पहनकर दिखाओ। मनोरमा के पैर में सैंडल बिल्कुल फिट आ गए और उसने अच्छा डांस करके दिखाया। वो तुम ही हो जिसे मैं ढूंढ रहा था। अभिषेक ने मनोरमा से विवाह किया। वह मनोरमा और उसके बीमार पिता को अपनी कोठी में ले गया। मनोरमा की लालची चाची और उनकी बेटियां मनोरमा का मुंह देखती रह गईं।